नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि असम के चुनाव से निकल के आ रही है, जहां पर 126 में से 100 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। ये बड़ा बयान दिया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। जी हां दोस्तों, बड़ा दावा करते हुए कहा है कि असम कांग्रेस में 126 में से 100 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत से बनाएगी अपनी सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि निषाद आरक्षण पर नीतीश के मंत्री मुकेश सहनी ने दिखाए तेवर, केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असम में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी कर दिया है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। असम असेंबली इलेक्शन, भूपेश बघेल का दावा, असम में कांग्रेस 126 में 100 पर हासिल करेगी जीत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल राकांपा प्रमुख शरद पवार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भले ही असम में बीजेपी को मजबूत मान रहे हों, लेकिन कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम में कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया है। अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि असम में सत्तारूढ़ भाजपा अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। भूपेश बघेल ने कहा, असम की 126 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 100 सीटें मिलना अब लगभग तय हो चुका है। असम चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बघेल ने कहा कि भाजपा ने बांग्लादेश से लगी राज्य की सीमा को बंद करने और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया था, लेकिन बीते 5 साल में उनमें से वादा पूरा नहीं किया। बघेल ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को अब तक ये नहीं समझ में आया है कि राज्य का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ 12 सूत्री आरोप पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने सरकार पर राज्य के लोगों पर संशोधित नागरिकता कानून थोपने और राष्ट्रीय नागरिक पंजी की प्रक्रिया रोकने का आरोप लगाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जाति माटी भेटी की रक्षा का वादा किया था, लेकिन इसकी जगह पार्टी ने संशोधित नागरिकता कानून असम के लोगों पर थोप दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निषाद आरक्षण पर नीतीश के मंत्री मुकेश सहनी ने दिखाई तेवर, केंद्र की मोदी सरकार को कोसा। जी हां दोस्तों, पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने रविवार को पहले अपने आवास पर अपने दल विकासशील इंसान पार्टी के पदाधिकारियों संग बैठक की। इसके बाद वह राज्यपाल फागू चौहान से मिलने राजभवन पहुंचे, उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि उनकी पार्टी का कोई विधायक साथ नहीं था। सहनी ने आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ तेवर दिखाते हुए कहा कि केंद्र बिहार के निषादों के साथ छल कर रहा है, पूर्व की सरकारें भी ऐसा ही करती आई हैं। उन्होंने कहा कि निषादों को एससी का दर्जा दिए जाने की राज्य सरकार की अनुशंसा को मोदी सरकार ने नहीं माना। कहा कि समाज के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे, जरूरत पड़ी तो मंत्री पद भी छोड़ देंगे। बता दें कि सहनी ने ठीक उस वक्त तेवर तल्ख किए हैं जब राज्यपाल कोटे से दर्जन भर विधान परिषद की सीटों पर मनोनयन होना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी किया। जी हां दोस्तों, असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने रविवार को 12 सूत्री आरोप पत्र जारी किया तथा उस पर राज्य के लोगों पर संशोधित नागरिकता कानून थोपने और राष्ट्रीय नागरिक पंजी की प्रक्रिया रोकने का आरोप लगाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जाति माटी भेटी की रक्षा का वादा किया था, लेकिन इसकी जगह पार्टी ने संशोधित नागरिकता कानून असम के लोगों पर थोप दिया। उन्होंने कहा कि सीएए असम के लोगों की भाषा, संस्कृति एवं पहचान के लिए खतरा है, क्योंकि इसके तहत अवैध प्रवासियों को असम में बसने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार असम समझौते और खंड 6 को इसकी भावना के अनुरूप लागू करने में विफल हुई है, जैसा कि पार्टी ने वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस द्वारा एनआरसी को अद्यतन करने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया को पूरा करने का वादा किया था, जिससे विदेशी नागरिकों की पहचान में मदद मिलती, लेकिन इस सरकार ने यह प्रक्रिया ही रोक दी, जिससे उन वास्तविक नागरिकों को परेशानी हुई जिनका नाम सूची में नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीएमसी का दामन थाम बोले यशवंत सिन्हा, शुरू से ही फैट रही ममता बनर्जी, भारी बहुमत से सत्ता में लौटेंगी पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हो गए हैं। यशवंत सिन्हा बीजेपी के बहुत ही सीनियर नेता रह चुके हैं। वह काफी समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे और लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने आज कोलकाता टीएमसी ऑफिस में सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और मंत्री सुब्रत मुखर्जी की मौजूदगी में टीएमसी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने ममता बनर्जी के साथ बातचीत भी की थी। सुदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि दीदी के साथ यशवंत सिन्हा की बातचीत काफी सकारात्मक रही। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में काफी रसूखदार मंत्री रह चुके हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मैंने तो कोशिश कर ली, अब तुम पीएम मोदी को समझाओ। पत्रकार का जिक्र कर बोले गवर्नर सत्यपाल मलिक, दिल्ली से जाएंगे नहीं किसान, 300 साल तक ना भूलेंगे। जी हां दोस्तों, पिछले 3 महीने से अधिक समय देश भर से आए किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच मेघालय के राज्यपाल और भाजपा नेता सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मैं थोड़े दिनों पहले एक वरिष्ठ पत्रकार से मिला जो पीएम नरेंद्र मोदी की करीबी दोस्त हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं तो कोशिश कर चुका हूं, लेकिन अब तुम प्रधानमंत्री मोदी को समझाओ कि किसानों का अपमान ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अब किसान दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे और इसको 300 साल तक नहीं भूलेंगे। एक कार्यक्रम में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि कल मैं एक वरिष्ठ पत्रकार से मिलकर आया हूं जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं तो कोशिश कर चुका हूं, लेकिन अब तुम उन्हें समझाओ कि ये गलत रास्ता है। किसानों को दबाकर और अपमानित करके दिल्ली से भेजना गलत कदम है। आगे उन्होंने कहा कि पहले तो किसान दिल्ली से जाएंगे नहीं, क्योंकि ये जाने के लिए नहीं आए हैं। अगर ये चले गए तो 300 वर्ष तक नहीं भूलेंगे। अगर सरकार एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देती है तो मैं अपनी जिम्मेवारी लेकर सारे मामले को निपटा दूंगा। आगे सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर ये आंदोलन ज्यादा चलता रहा तो नुकसान। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सिखों को जानता हूं, जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था तो 1 महीने तक उन्होंने अपने फार्म हाउस पर महामृत्युंजय जाप करवाया था। ये जानकारी मुझे अरुण नेहरू ने दी थी। जब अरुण नेहरू ने उनसे जाप करवाने का कारण पूछा तो इंदिरा गांधी ने कहा कि मैंने सिखों का अकाल तख्त तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। इंदिरा गांधी को इस बात का इल्म पहले ही था। इन लोगों ने तो जनरल वैद को पूना में जाकर मारा था। इसके अलावा सत्यपाल मलिक ने कहा, आमतौर पर गवर्नर चुप रहते हैं, लेकिन मुझे किसी भी मुद्दे पर बोलने की आदत है। अभी किसानों को लेकर जो हो रहा है उस पर मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात। मैंने दोनों लोगों से 2 आग्रह किया। पहले ये कि किसानों को दिल्ली से खाली मत भेजना, क्योंकि सिख लोग 300 सालों तक किसी चीज को नहीं भूलते हैं। दूसरा, इन लोगों पर कभी बल प्रयोग मत करना। इसलिए जिस दिन टिकैत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी तो मैंने 11 बजे रात को फोन करके उनकी गिरफ्तारी रुकवाई। पिछले 108 दिन से आंदोलनकारी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। फिलहाल किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर भी थम चुका है। वर्तमान में अधिकांश किसान नेता बंगाल के दौरे पर हैं। किसान नेता बंगाल के लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि क्षेत्र को अंबानी व अडानी को देना चाहती है भाजपा। जी हां दोस्तों, एचएलजी के सामने मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से रविवार को आयोजित किसान महापंचायत में पंजाब व हरियाणा से आए किसान नेता भाजपा पर जमकर बरसे। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा को वोट नहीं करने की अपील यहां के लोगों से की और कहा कि यह डकैत है, बंगाल घुस गए तो लूट मचा देंगे तथा नफरत पैदा कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ देंगे। महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान संगठन के नेता सरदार बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सही मायने में किसान आंदोलन की सुगबुगाहट वर्ष 2017 में नीति आयोग की बैठक के बाद ही शुरू हो गई थी, जिसमें यह स्पष्ट हो गया था कि कृषि क्षेत्र को भी कॉर्पोरेट घरानों को देने की योजना बन रही है। वर्ष 2020 में मोदी सरकार ने उस समय कृषि कानून बगैर किसी मांग के लागू कर दिया, जब लोग कोरोना के कारण घरों में बैठे थे। मंशा साफ है कि कृषि क्षेत्र पर कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा कराया जाए, क्योंकि यह $12 मिलियन का व्यवसाय है और यह सीधा पेट से जुड़ा होने के कारण इसमें कोई घाटा भी नहीं है। कानून में यह भी प्रावधान है कि यह ऊपर को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इसमें स्टॉक लिमिट नहीं किया है। इससे गरीबों का पेट भरने वाली पीडीएस व्यवस्था भी चौपट हो जाएगी। जो लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं वह बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि अडानी व अंबानी जैसी कंपनियां मजदूरों से नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मशीनों से काम करेंगे। धीरे धीरे सरकार सब कुछ अडानी व अंबानी को बेच रही है। देश का सब कुछ दांव पर लगा दिया है। ऐसे में किसान देश को बचाने के लिए लगातार 108 दिनों से सड़कों पर बैठे हैं और यह आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन बन गया है। कहा कि देश को बचाने के लिए इस बार भाजपा को वोट नहीं करना, क्योंकि यह बांटने का काम करती है। किसानों को परजीवी व कीड़ा तक कहा गया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।